तो यारों, स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है, मैं बस शांति से सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन ये राक्षस रुकने का नाम नहीं ले रहे। धत तेरे की, मैं इस दुनिया में कैसे आ गया? किसी बोर हुए दानव देवता ने मौज के लिए हस्सियन नाम की दुनिया बनाई। उसका मकसद बस लड़ाई झगड़े से मनोरंजन करना था। पर सच कहूं तो मुझे लगता है कि वो निराश है। पिछले 10 मिनट में उसने मुझे सिगरेट न जला पाने पर रोते हुए और एक गुस्से वाले खरगोश से बाल बाल बचते हुए देखा है। यहाँ दूसरे इंसान भी मेरा सम्मान नहीं करते। मुझे कूड़े की तरह समझा जाता है, पर मुझे मजबूत बनने का एक तरीका पता है। राज्य इन राक्षसों में छिपा है। मुझे जितने हो सके उन्हें खत्म करना होगा। मैं उनकी आंखें और दांत बेचकर पैसों से भी ज्यादा कीमती चीजें हासिल कर सकता हूँ, पर जो मुझे सच में दिलचस्पी है वो है उनका दिल। उनके अंदर एक कोर होता है जिसे खाने से बस स्टेट्स बढ़ जाते हैं, भले ही स्वाद बहुत खराब हो और कोर घटिया किस्म का हो, जैसे जले हुए टायर को कफ सिरप में डुबोकर चबा रहे हो। मेरी ताकत स्थायी रूप से बढ़ जाती है। मैं उन्हें खाकर मजबूत बनूंगा और फिर एक दिन मैं उन कमीनों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ फेंका। मैं दानव देवता से बदला लूंगा। मेरा बदला भयानक होगा, पर मेरा गैस्ट्राइटिस और भी बुरा होगा। मुझे यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि मैं किस्मत से एक शिक्षक से मिला। उसके हाथ नहीं है, इसीलिए मुझे उसे खिलाना पड़ता है और उसकी सिगरेट भी जलानी पड़ती है। मैंने उसे कुछ समय पहले जंगल में बचाया था और अब वह मुझे सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है। मैं अब उसकी पोर्टेबल सिगरेट लाइटर हूँ। आज जब मैं सामान बेचने गया तो मैंने योद्धा ली सियोजुन को देखा। वह एक बहुत शक्तिशाली उच्च रैंकर है। उसके पास कुछ दुर्लभ राक्षस और उनके दिल ट्रॉफी की तरह लटक रहे थे। काश मैं उनमें से एक कोर खा पाता। मैं कितने लेवल ऊपर जा पाता। ऐसे राक्षस की कीमत कितनी होती? क्या उसका स्वाद भी जले हुए टायर जैसा होता? फिलहाल शहर से दूर मेरे केबिन का किराया ही 80 पॉइंट है, इसलिए मुझे राक्षसों का सामान बेचने शहर जाना पड़ता है, खास तौर पर मडी विलेज के केंद्रीय टावर पर। वहीं इस शहर का जनरल एडमिनिस्ट्रेटर दानव क्रिस्टा रहता है। एक चुटकी में वह हेलियन में रहने वाले सभी लोगों के दिलों पर लगे निशान को सक्रिय कर देता है। इस तरह पॉइंट रिकॉर्ड होते हैं और फिर मैंने जितनी भी मेहनत से जमा किया था सब फटाफट बिक गया। इतना कम था कि दानव मुझ पर हंस पड़ा, पर एक दिन मैं उसे मार डालूंगा। भले ही ज्यादा हंसने से मर जाए, इसलिए मुझे शिकार पर लौटना होगा। मैं सिर्फ नफरत करके मजबूत नहीं बनूंगा। मुझे जितना हो सके उतना उपभोग करना होगा। इस कोर का असर व्यक्ति के आधार पर बदलता है। मेरे गुरु के अनुसार ज्यादातर लोगों के लिए औसत 0.6 अनुभव प्रतिदिन है। हमारा नायक गोब्लिन कोर से 0.02 अनुभव प्राप्त करता है। वर्तमान में 4 प्रारंभिक विशेषताएं हैं और हर कोई लेवल 7 से शुरू करता है, जो सबसे मजबूत 1 तक जा सकता है। हमारे इस हारे हुए के लिए, जो किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, उसे बाकी सबके साथ बने रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 50 गोब्लिन का उपभोग करना होगा। इसलिए वह शिकार पर लौटता है। हर दिन कई राक्षस फार्म करता है। यह शिकार शुरू किए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। उसकी तलवार पहले से ही अपनी सीमा पर थी। एक और खरीदने के बारे में सोचते हुए उसके पीछे कुछ दिखाई दिया। राक्षस ने तेजी से हमला किया। क्या तुम थे जिसने मेरे लोगों का नरसंहार किया? उसने पूछा। यह पहली बार था जब नायक ने ऐसे राक्षस को देखा जो बोल सकता था और दुर्भाग्य से कोई म्यूट बटन नहीं था। तुमने शायद मुझ जैसा गोब्लिन कभी नहीं देखा होगा, उसने कहा। यह गोब्लिन का रक्षक मुख्य काराक्रा था। तब लड़के को याद आया कि उसके गुरु ने उसे बुद्धिमान राक्षसों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि वे अहंकारी भी होते हैं। गोब्लिन उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। तेज होने के अलावा वह बहुत मजबूत भी था। काराक्रा ने लड़के को कमजोर होने पर ताना भी मारा। उसने उम्मीदें पाल रखी थीं, क्योंकि उसके कई साथी उसके हाथों मारे गए थे, पर वह इस इंसान को सिर्फ अपनी मुट्ठियों से हरा सकता था। अजीब पाकर लड़का कहता है कि वह इस दुनिया में बनी किसी चीज के लिए इंसानों की तरह बात करता है। उत्सुक होकर गोब्लिन पूछता है कि वह क्या कह रहा है। सच तो यह है कि पिछले 3 हफ्तों में उसने प्रतिदिन 40 से 60 गोब्लिन का शिकार किया था, कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा। यह जंगल बहुत छोटा है और इसमें एक भी गोब्लिन का घर नहीं है, तो हर दिन
इतने सारे कैसे हो सकते हैं? क्या कैराक्रॉस गोब्लिन या कुछ और है? लड़के का मतलब है कि वे सिर्फ ऐसे राक्षस हैं जो अनंत रूप से फिर से उत्पन्न होते हैं। अचानक गोब्लिन बेतहाशा हंसने लगता है। वह इतनी जोर से हंसता है कि लड़के के कान दर्द करने लगते हैं। गोब्लिन कहता है कि वह खुद दूसरों की तरह डिस्पोजेबल नहीं है, लेकिन वह इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। फिर वह लड़के को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वह उसे कोई चोट पहुंचाने में कामयाब होता है तो वह उसे पुरस्कृत करेगा। दूसरे शब्दों में, उसे कुछ भी सीखने के लिए उसे हराना होगा। लड़का डैगर का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे वह कोई लंबी तलवार हो, एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन राक्षस बहुत चतुर था, इसलिए लड़के ने अपना हमला बदलने का फैसला किया। लेकिन गोब्लिन ने इसे आसानी से बचाव किया और एक जवाबी हमला भी किया। लेकिन उस क्षण में लड़के ने कहा कि उसे अपना इनाम कमाना चाहिए। गोब्लिन हंसता है और कहता है, यह आखिरकार मजेदार हो रहा है। एक सेकंड के अंश में वह ठीक उसके सामने दिखाई देता है। वह अब कहीं ज्यादा तेज था। जल्दी से वह लड़के तक पहुंचा और उस पर कई बार वार किया, उसे दूर फेंक दिया, जिससे वह एक पेड़ से टकराया और पेड़ लड़ाई जीत गया। कई पसलियां टूट गईं। राक्षस लड़ाई से उत्साहित था और अंतिम वार करने वाला था, लेकिन लड़का पूरी ताकत से दौड़ा। उसे राक्षसों के बारे में जानने की जरूरत थी, इसलिए एक बार फिर उसने राक्षस के साथ हाथापाई की, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। गोब्लिन को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि टूटी हुई पसलियों और घायल बाएं हाथ के बावजूद लड़का अभी भी कैसे हिल रहा था। एक बार फिर उसने पूछा कि गोब्लिन हेलियन में कैसे पहुंचा। लड़ाई से उत्साहित राक्षस कहता है कि वह लड़ते समय जवाब देगा। सच तो यह है कि उसे इस दुनिया में घसीटा नहीं गया था, वह अपनी इच्छा से आया था। उसे कुछ राक्षसों ने काम पर रखा था और संक्षेप में वह एक भाड़े का सैनिक है, बुराई का एक स्वतंत्र एजेंट। यह सुनकर लड़का जगह से बाहर निकलने का तरीका पूछने लगता है। उस क्षण में राक्षस ने सोचा कि लड़के ने अपना गार्ड नीचे कर दिया है, लेकिन उसे पेट में जोर से लात मारी गई और उसे खंजर के कई वार भी लगे। राक्षस वास्तव में खून बह रहा था और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़का दृढ़ था और उसने अपना खंजर सीधे राक्षस के सीने के बीच में घोंप दिया। सब खत्म हो गया था। गोब्लिन प्रमुख वास्तव में हार गया था, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं था और सब कुछ बताने का फैसला किया। सच तो यह है कि उसे राक्षसों ने धोखा दिया था और वह वहीं फंस गया था। उसके लिए एक नकली अनुबंध के कारण एक भाड़े के सैनिक के रूप में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता है, यह महसूस करते हुए कि वह गोब्लिन से कोई और जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है। लड़का कहता है कि वह जा रहा है, लेकिन राक्षस कहता है कि उसे अपना इनाम मिलना चाहिए और वह उसे कुछ सुझाव भी देगा। तो लड़का उसे एक सिगरेट देता है और हाँ, राक्षस वास्तव में लड़के के साथ धूम्रपान कर रहा है। कमीना अपना पूरा महीना धूम्रपान करने में बिताता है और अब वह राक्षसों को भी नशे का आदी बनाना चाहता है। टॉवर में लौटकर दानव मजाक के साथ जारी है। नायक ने इलाज के लिए कहा। दानव ने 10 शून्य अंकों के बदले में ऐसा करने के लिए स्वीकार किया और इस प्रकार उसने प्रत्येक घाव पर एक छोटे से मंत्र का उपयोग करके उपचार प्रक्रिया शुरू की ताकि उसे ठीक किया जा सके। जिसके काले पंख थे, उसने महसूस किया कि साहसिक कार्य ने बहुत सारा पैसा कमाया होगा। लागत के बारे में सामान्य शिकायत की कमी। हमारे नायक ने फिर दानव को एक थैला सौंपा। यह जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है। प्रशासक अच्छी तरह से जानता था कि यह नियमित सामग्री नहीं थी। उन सबको मारने के बाद भी वो बंदा शॉक हो गया, क्योंकि जिन बंदों को उसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वो पावरफुल गोब्लिन चीफ था। लेकिन बंदे ने डेमन के जवाब पर ध्यान नहीं दिया और उससे अपने ऑप्शंस दिखाने को कहा। तो डेमन ने उंगली चटकाते ही बंदे के सामने एक विंडो पैनल आ गया और जैसे ही वो ऑप्शंस में से चुनने वाला था, उसे हाल ही में हुई वो मुलाकात याद आ गई जब उस पावरफुल वॉरियर ने उससे कहा था कि उसे खा जाए, और वो सोच रहा था कि क्या उसके कातिल को बाकी गोब्लिन की तरह उस सीक्रेट तरीके के बारे में पता था, उससे अलग। चामुयुग ने कंफर्म किया कि उसे पता था, लेकिन उसे फिर भी शक था। गोब्लिन चीफ को तुरंत समझ आ गया कि बंदा उसकी अजीब इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हिचकिचा रहा है, जो कि इंसानों की सोच से कोई नई बात नहीं थी, और उसने कहा कि इस बात पर ध्यान न दे क्योंकि उसके कातिल का हिस्सा बनना उसके लिए सम्मान की बात थी। मरता हुआ मॉन्स्टर बंदे से कहा कि वो अपने पूरे जिस्म का इस्तेमाल करे। भले ही बंदे को अभी भी शक था, लेकिन मॉन्स्टर ने समझाया कि उसके नाखूनों का बहुत मोल था, क्योंकि उसके परिवार में उनकी मजबूती के लिए उनकी तारीफ होती थी। यह सुनकर बंदे के पास मानने और मरते हुए गोब्लिन का शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
काराक्रा ने मरने से ठीक पहले एक बार फिर से बंदे को अपनी अजीब फंतासी में फंसाने के लिए माफी मांगी। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। जैसे ही बंदे ने पैनल विंडो में देखा जिसमें लिखा था कि चीफ के लेंस उसकी विजन को बेहतर बना सकते हैं, हीरो को फिर से समझ आ गया कि गोब्लिन को वो मिल गया जो वो चाहता था। और भले ही वो एक मॉन्स्टर था, लेकिन मास्टर के अलावा उससे बात करने वाला वही एक और था। और जैसे ही उसने सोचा कि चीफ गोब्लिन दोस्त जैसा ज्यादा लगता है, उसने डेमन से कहा कि उसकी आंखें और दांत उसमें लगा दे, और फिर पूछा कि क्या उसके नाखून भी लगाए जा सकते हैं। डेमन ने कंफर्म किया कि यह मुमकिन है, और जब पूछा कि क्या इसे मनचाहे साइज में बदला जा सकता है, तो उसने कहा कि पैसे से सब मुमकिन है। यह सुनकर बंदे ने उस गोब्लिन का शुक्रिया अदा किया जो उसके जिस्म का हिस्सा बन गया था। उसी रात चामुयुग अपने वोल्वरिन जैसे पंजों की तारीफ करने लगा, जिससे उसके मास्टर ने उसे गीक कहकर चिढ़ाया। और जब पूछा कि क्या पंजे अजीब ट्रांसप्लांट थे, तो बिना हाथों वाले ने कहा कि नहीं, वे चुपके से हमला करने के लिए एकदम सही थे। चियाओ मुए को बाद में अपने दोस्त के अवशेषों को अपने शरीर में जोड़ने पर बहुत सारे पॉइंट्स खर्च करने का पछतावा हुआ। ये रैंक वाले 7 हथियार जो अपने मालिक के साथ विकसित होंगे, उन्हें पुनर्स्थापित करना असंभव है, भले ही वे अपनी कठोरता और तीक्ष्णता के लिए जाने जाते हों। मास्टर ने छात्रों से पूछा कि क्या काराक्रा के पास कोई कोड था, जिसे उसने कंफर्म किया, और जैसा कि उसने अपने छात्र को बताया, इससे उसे बहुत अनुभव मिला होगा। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग कितनी दूर चला गया था, यह महसूस करते हुए कि उसके छात्र के मन में कुछ चल रहा है। आदमी ने स्मोक ब्रेक पर इसके बारे में बात करने का फैसला किया। शिक्षक ने समझाया कि चीफ गोब्लिन कितने घमंडी होते हैं, और यह पहली बार था जब उसके शिष्य ने किसी स्मार्ट मॉन्स्टर का सामना किया था, इससे पहले कि यह दावा किया कि वह अपनी यात्रा में और भी बहुत कुछ मिलेगा और गोब्लिन चीफ के साथ हुई बातचीत की तरह उनके साथ सच्ची बातचीत कर सकेगा। और यह देखकर कि युवा आदमी उसे राक्षस के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकर हैरान था, उसके चेहरे पर यही भाव था। उसने तब छात्र को सलाह दी कि वह प्रगति के लिए मारने में संकोच न करे, जैसा कि गोब्लिन चीफ ने भी उसे सलाह दी होगी। मास्टर ने समझाया कि एक दिल वाले प्राणी को मारने की बुरी भावना के बावजूद इस स्थिति में ऐसा करना पड़ा, क्योंकि विश्वास और दया आपदा का कारण बन सकती है। खुद को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए, फिर भी जैसे ही युवा चिंतित होने लगा, बिना हाथों वाले ने समझाया कि उसे खुश होना चाहिए कि वह जीत गया और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा, और उसके हाथों में मौजूद पंजे इस बात का सबूत थे कि वह एक योद्धा था। मास्टर के अनुसार उसके शिष्य को खुद पर गर्व करने का पूरा हक था। चापलूसी वाले ने अपने शिक्षक को उनके गर्म शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया। जब विकास स्तर के बारे में पूछा गया तो युवा ने पुष्टि की कि यह उसकी सभी अपेक्षाओं से अधिक था। अगले दिन पंजों का परीक्षण किया जा रहा था। वहां वह सीधा आगे बढ़ा और अपने नए हथियार से एक गोब्लिन पर वार किया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और अंततः वह मर गया। कोरियन वोल्वरिन ने अपने पंजों से खून झाड़ा, जिससे नीला रंग जमीन पर फैल गया। गोब्लिन चीफ को सोखने के बाद नायक की एचपी और ताकत 10% बढ़ गई थी। बाद में उसी शिकार के मैदानों पर शामुयु सोचने लगा कि वह धीरे धीरे खुद को अपने नए प्रत्यारोपण के अनुकूल कैसे बना रहा है। जैसे जैसे ये नाम वास्तव में उसके विस्तार बन रहे थे, युवक को यह देखकर झटका लगा कि उसे पंजे का उपयोग करते समय कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, कि उसका उन पर पूरा नियंत्रण था। और जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था कि वह मालिक और गोब्लिन चीफ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए शक्ति कैसे हासिल करना चाहता है, और एक महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर किसी ने उसे अचानक पुकारा। धमकाने वाला लौट आया था, यह दावा करते हुए कि उसे फिर से मिलकर ताजगी महसूस हुई। जब नायक ने उससे पूछा कि वह उसके ठिकाने के बारे में कैसे जानता है, तो उसने दावा किया कि वह उसे घूर नहीं रहा था, बस नमस्ते कहने के लिए रुक गया था। इससे पहले कि यह दावा करे कि नायक बहुत जगह नहीं जाता है और उसे शिकार करने के लिए कोई राक्षस नहीं मिला, इसीलिए वह टहलने चला गया और उसे आश्चर्य से मिल गया। इससे नायक बहुत नाराज हुआ कि शरीर ने अधिक महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने का फैसला किया। यह सुनकर कि उसके बारे में अफवाहें चल रही हैं कि उसने एक शक्तिशाली दुश्मन चियायुग को मार डाला है, कि उसके गुप्त हथियार को देखा गया था, धमकाने वाले को फिर से एक स्टॉकर के रूप में माना। लेकिन बे योंगचुल ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। इससे पहले कि वह प्रकट करे कि यह प्रशासक था जिसने उसे यह बताया था,
और वह निश्चित था कि बड़ी पकड़ ने युवक को ज्यादा कुछ नहीं कमाया। गोब्लिन स्लेयर क्रस्टा से नाराज था। यह कितनी राहत की बात है कि उसके वोल्वरीन पंजे धमकाने वाले द्वारा नहीं देखे गए थे। लड़के ने जल्दी से नायक को पकड़ा और उसके इनाम का हिस्सा मांगा, उसे साजिश दी। बे यंग ने उसे याद दिलाया कि 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है और वह नायक के साथ कैसा व्यवहार करता है यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि नायक उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। इसीलिए उसने दावा किया कि उन्हें अच्छे दोस्त बने रहना चाहिए और यह दावा करने के बाद कि उन्हें अपनी कक्षाएं चुनने के बाद एक बार फिर मिलना चाहिए। धमकाने वाला अंततः चला गया। हमारे नायक को क्रोध से भर दिया, इस हद तक कि वह अपने नए पंजे का उपयोग करके उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहता था। इसके बावजूद उसने जल्दी से विचार छोड़ दिया। एक ऐसे युवक के साथ जो इतना आपा खोने पर चकित था, उसने खुद को याद दिलाया कि धमकाने वाले को मारना असंभव था, जो एक गिल्ड द्वारा संरक्षित भी था। भले ही यह जगह खेल की तरह थी, फिर भी कोई अपना हाथ या पैर खो सकता था क्योंकि एचपी की अवधारणा मौजूद नहीं थी और आश्चर्यजनक हमले करने की अपनी क्षमता के बावजूद उसे इंतजार करने की जरूरत थी। 6 दिनों में साहसी महाद्वीप में 5 महीने बिता चुके होंगे और उन्हें आधिकारिक निवासी बनने के लिए एक वर्ग चुनना होगा। इससे साहसिकों को नई क्षमताएं जैसे कि जादुई शक्ति के साथ साथ कौशल का उपयोग करने की क्षमता मिलेगी। फिर भी इन महान क्षमताओं के साथ बड़ी कमियां भी आती हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि 13वें दौर के लोग एक दूसरे को मार सकेंगे। वर्तमान में ये साहसी राक्षसों के कुएं के कारण एक दूसरे को नहीं मार पा रहे थे। फिर भी 6 दिनों के बाद हत्या और चोरी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो लोग सबसे लंबे समय से सामग्री में थे वे आमतौर पर सबसे अधिक खतरे से बाहर होते हैं। फिर भी उनमें से 1 साल का ही समय था, क्योंकि सुरक्षा अंततः फीकी पड़ जाएगी। हमारे नायक कबीले रहित और गिल्ड रहित ने जीवित रहने के लिए अपने गुरु और गोब्लिन चीफ के साथ अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करने का फैसला किया और शक्ति हासिल करने के लिए युवक को पहले अपने वीरता और पंजे के आरोपों का सामना करना पड़ा। पैट्रस नामक राक्षस द्वारा देखे जाने के बाद युवक सोचने लगा कि एक विशाल मेंढक जैसा राक्षस कई उपयोगकर्ताओं के लिए अपने जहरीले जीभ का उपयोग करता है और महान गति और कूदने की क्षमता रखता है। इसे मारना काफी चुनौतीपूर्ण था और यह कोर से भी रहित था, जिससे शिकारी हमेशा बचता था। इसके बावजूद उसने आज खुद को विशाल जीभ के सामने पाया, यह देखते हुए कि उसने इसे अपने नए हथियार के लिए एक प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग करने का लक्ष्य रखा था। यह कहा जा रहा है युवक ने खुद को लॉन्च किया और 1 इंच से जहरीले जीभ से बच निकला। इसके साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका सिद्धांत सिद्ध हो गया था। अब जहरीली जीभ को काटने वाले नायक के पास हमले के पैटर्न का अनुमान लगाने की क्षमता थी। इसके साथ पैटर्स को भारी दर्द हुआ। यदि आप जोड़ते हैं तो विशालकाय मानव ने विशाल मेंढक को वापस लड़ने की अनुमति नहीं देने और इसे अगले हमले में समाप्त करने का फैसला किया। तो जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, विशाल मेंढक हवा में उछला, आसमान को छूने लगा, फिर खुद को एडजस्ट करके सीधा जमीन पर उल्कापिंड की तरह गिरा। वो विशाल मेंढक उसे निगलने के लिए अपना मुंह भी खोले हुए था। उसकी स्पीड देखकर नौजवान हैरान रह गया और उसे पीछे हटने की जरूरत महसूस हुई, पर उसने फौरन इस ख्याल को छोड़ दिया। गोब्लिन सरदार के तोहफे पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने खुद को ऊपर उठाया, हवा में उछला और मेंढक की तरफ दौड़ा। इंसान और मॉन्स्टर आमने सामने थे और बस आखिरी मुकाबला हो ही गया। उसके बाद मेंढक बेजान होकर लुढ़क गया। उसकी लाश हमारे हीरो के बगल में पड़ी थी। वो अब भी इस बात से हैरान था कि उसने अकेले लड़कर जीत हासिल कर ली थी। ये पंजे उम्मीद से ज्यादा ताकतवर साबित हुए थे अपनी ताकत और सटीकता की वजह से। इससे उसे एक बार फिर गोब्लिन सरदार की ताकत का एहसास हुआ। नौजवान, जिसे यकीन था कि अपने नए हथियार और क्लास के साथ उसे कोई चुनौती नहीं मिलेगी, के पास पहले एक काम था जो करना जरूरी था। वो उसकी तरक्की के लिए अहम था और उसके उस्ताद और मरे हुए दोस्त के लिए बर्दाश्त फोकस की जरूरत थी। 6 दिन बीत गए। हमारा हीरो अपनी क्लास चुनने के लिए सिलेक्शन टावर के सामने हाजिर हुआ और भले ही ये मामला सीधा था, फिर भी वो घबरा रहा था। फिर भी उसने टावर के बड़े दरवाजों से अंदर जाने का फैसला किया। अफवाहों के मुताबिक उसे क्लास देने वाला जनरल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, भले ही टावर का अंदरूनी हिस्सा उसके डोमेन जैसा दिखे। तभी वॉल्वरिन को कुछ अजीब महसूस हुआ जब एक रहस्यमयी डार्क गिफ्ट बॉक्स उसके सामने आ गया। उसे देखकर हीरो को शक होने लगा कि उसे खोलना चाहिए या नहीं, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने लालच में पड़ने का फैसला किया और जैसे ही उसने उसे खोला, बॉक्स से एक अजीब सी शक्ल निकली और एक बर्दाश्त धमाका हुआ।
उसके बाद हमारा हीरो एक मुस्कुराती हुई बड़ी सी शख्सियत के सामने था, इस तरह का डेमन जिससे प्रोटैगोनिस्ट सबसे ज्यादा नजरत करता था। एक प्लांटफील्ड ने नौजवान से करीब आने को कहा। शख्सियत ने खुद को जैक इन द बॉक्स बताया और प्रोटैगोनिस्ट का स्वागत फर्स्ट ब्लेसिंग के कॉन्स्क्रेशन नाम की चीज में किया। जैक ने नौजवान से उसके अचानक आने पर उसकी राय पूछी, लेकिन अजीब सा महसूस कर रहा। चियामुयुक ने उस क्रिएचर से पूछा कि क्या उसकी पूरी नस्ल ऐसी बातचीत शुरू करती है। उस मस्खरे ने समझाया कि ह्यूमर जिसमें वो माहिर है सभी डेमन के लिए जरूरी था, और फिर हीरो की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा कि उसके पास मजाक करने का वित्त नहीं है और वो सीधे मुद्दे पर आना चाहता है, और इसलिए उसने नौजवान की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। फिर उस क्लाउन ने गोब्लिन स्लेयर को कई क्लासेस पेश की। जैक ने वो क्लासेस चुनी जो हमारे हीरो को सबसे ज्यादा दिलचस्प लगेंगी, जहां उसे अपनी पसंद के पैनल पर बस 2 बार रुकना था। डेमन की लाइब्रेरी से परेशान प्रोटैगोनिस्ट को यह चुनने में मुश्किल हो रही थी कि वो क्या चाहता है। भले ही उसने पहले ही फैसला कर लिया हो, भले ही क्लास सबसे जरूरी चीज नहीं थी, फिर भी किसी को उसे चुनते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर क्लास एक खास फायदा देती है जिसे कॉलोनियल प्रिविलेज बेनिफिट कहते हैं, जिसमें मर्डर सबसे ज्यादा चुनी जाने वाली क्लास। इसकी वजह यह थी कि यह ताकत को बढ़ाती है, जो इस महाद्वीप का सबसे अहम स्टेट है, और ज्यादातर बढ़े नाम वालों ने यही क्लास चुनी थी। हमारे हीरो को पता था कि अगर वो अपने उस्ताद की तरह मैरॉडर बन जाता तो वो उनके अनुभव का फायदा उठा पाता। फिर भी उसने एक अलग क्लास हंटर चुनने का फैसला किया। जैक ने नौजवान की पसंद की तारीफ की, उसे बताया कि वो तुरंत प्रक्रिया शुरू कर देगा, और मंत्रोच्चारण के साथ नौजवान हमेशा के लिए बदल गया। चियामुयुक हैरान रह गया, क्योंकि वो डबल हेड और अपने नए क्लास के 3 खास स्किल्स के साथ ही मैजिक पावर स्टेट हासिल करके महाद्वीप का एक आधिकारिक निवासी बन गया था। उस परेशान करने वाले क्रिएचर ने प्रोटैगोनिस्ट से पूछा कि क्या वो अपनी पसंद से खुश है, तो उसने पुष्टि की कि उसे अभी भी इसका परीक्षण करना था। हमारे हीरो ने माना कि इस डबल से उसे गोब्लिन कोर खाते वक्त एचपी की ग्रोथ रेट डबल हो जानी चाहिए, इससे पहले कि वो मैजिक स्टेटस देखे, और उसे कुछ खास न देखकर उसने माना कि उसे इसे बढ़ाने के लिए कई कोर खाने होंगे। यह सोचते हुए कि यह नया स्टेट उसके स्किल्स को कैसे प्रभावित करेगा, जैक ने पुष्टि की कि उसे अभी भी एक अनोखा स्किल चुनना था। और जैसे ही दानव ने समझाया कि यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग कैसे है, और कई स्किल्स का पाठ करने लगा, हमारे हीरो ने ज्वेल्ड छिपकली के छलावरण की मांग की। इससे जैक की रुचि बढ़ गई, तो हमारे हीरो ने एक बार फिर अपनी पसंद बताई। दानव ने तर्क करने की कोशिश की कि कई अन्य विकल्प थे, लेकिन युवा ने फिर भी अपनी पसंद पर जोर दिया। चकित विदूषक ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया, उससे बाद में रोने की उम्मीद न करने के लिए कहा, और बस ऐसे ही चियाहुयुके ने वह स्किल हासिल कर ली जिसकी उसने मांग की थी। फिर जैक ने युवा से उसकी पसंद के पीछे का कारण पूछा, लेकिन यह देखकर कि उसने पूछा कि क्या उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया गया था। विदूषक ने पुष्टि की कि उसने ऐसा नहीं किया था, इससे पहले कि वह अचानक रूप बदल ले। इकाई गुस्से में लग रही थी क्योंकि उसकी 3 अतिरिक्त आंखें फूट पड़ी। जैक ने पुष्टि की कि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, और युवा को सच बताने के लिए मजबूर किया गया था। प्रभावशाली दानव ने युवा को याद दिलाया कि उसे हमेशा अपनी श्रेष्ठ जाति के सामने सम्मानजनक रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अविचलित हीरो ने इकाई से पूछा कि क्या वह वास्तव में उसका सच्चा उत्तर सुनने के लिए दृढ़ था, और इसलिए विशाल दानव अपने मूल रूप में लौट आया, अपनी मूल मुस्कान को वापस क्रैक किया और दावा किया कि युवा को आराम करना चाहिए क्योंकि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। जियाओ गुस्से में रह गया। यह कहने के बाद जैक ने युवा की इतनी देर तक जीवित रहने के लिए प्रशंसा की, इससे पहले कि यह समझा सके कि असली कठिनाइयां अब शुरू होंगी। उसके बाद उसने अपना क्लास उठाया और दानव को अपने दोस्त को अलविदा कहते देखा। उसे समृद्धि की कामना की कि युवा अंततः टॉवर से बाहर निकला। कुछ समय बाद वह एक गांव में एक छोटी गली में घुस गया। हमारे हीरो को पसीने छूटने लगे क्योंकि उसने हाँफने की कोशिश की। नायक ने मान लिया कि वह अपनी मृत्यु का सामना करने वाला है क्योंकि वह कभी इतना अभिभूत नहीं हुआ था। इससे उसे मजबूत राक्षसों के आभा के बारे में आश्चर्य हुआ यह देखकर कि क्लास चयन वाला कितना प्रभावशाली निकला। यह कहने के बाद नायक राक्षसों का सामना करने
और उनके द्वारा बनाई गई नर्क से भागने की अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा। उसी रात गुरु अपने छात्र द्वारा उठाए गए अनोखे स्किल से मोहित हो गया। फिर भी युवा ने दृढ़ता से अपनी पसंद की पुष्टि की। जब पूछा गया कि क्या वह पहली अनोखी स्किल के महत्व के पीछे का कारण जानता था, तो नायक ने पुष्टि की कि वह जानता था। क्लास चयन में साहसी को दी गई एक के अलावा केवल एक ही सच्चा तरीका है जिससे साहसी एक स्किल प्राप्त कर सकता है, जो यह पता लगाना था कि या तो खरीद सकता है या गिरे हुए राक्षस से प्राप्त कर सकता है, जिसका मूल्य उसकी दुर्लभता के समानुपाती है। फिर भी उनकी कीमत की तुलना उपयोगिता से कितनी अधिक है, यह देखते हुए सबसे अच्छा तरीका शिकार करते समय उन्हें प्राप्त करना है, और यह देखते हुए कि कमजोर राक्षस कमजोर स्किल छोड़ते हैं। महान स्किल प्राप्त करने के लिए एक को शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने की आवश्यकता होती है। पहली अनोखी स्किल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण यह है कि यह एकमात्र ऐसी है जिसे बिना किसी कठिनाई के प्राप्त किया जा सकता है। युवा के पास इस स्किल को उठाने के पीछे का कारण बताते समय संदेह था, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे तुरंत अपना मन कहने के लिए कहा। हमारे हीरो के अनुसार ज्वेल्ड छिपकली का छलावरण थोड़े समय के लिए स्टेटस की सटीक संख्यात्मक मान के पुनर्गठन की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरु ने अपने अवाक छात्र की पुष्टि की कि कई अन्य बेहतर स्किल वाले थे, फिर भी युवा के अनुसार वे बेहतर विकल्प या तो वर्तमान में सीखने में कठिन थे या प्राप्त करने में कठिन थे, और उसका अपनी पसंद का कारण था। चूंकि यह एक अनूठी स्किल थी जो जादू की शक्ति पर निर्भर नहीं थी, और यह देखते हुए कि अनूठी स्किल को परिष्कृत किया जा सकता है, 0.5% की विकास दर वाली ज्वेल्ड छिपकली का छलावरण निश्चित रूप से उसके शस्त्रागार में एक वाइल्ड कार्ड बन जाएगा। युवा ने फिर से पुष्टि की कि उसने सही चुनाव किया था, क्योंकि यह उसकी कम जादू शक्ति के लिए उपयुक्त था। इसने उसे अपनी परिपक्व दर्शन के लिए शिक्षक की प्रशंसा दिलाई, और इसलिए निहत्थे ने इस स्किल की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक मुस्कान का अभ्यास किया, इससे पहले कि यह समझा सके कि उसके मन में एक राक्षस था जो गोब्लिन से कहीं बेहतर होगा। अगले दिन जंगल के किसी और हिस्से में हमारे हीरो ने आखिरकार अपने गुरु द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच ही गए, और ठीक उसी समय उसने उसे देखा। वह राक्षस जिसका जिक्र उसके गुरु ने किया था, उस जीव ने भी हीरो को देख लिया था। चियामुयुक जानता था कि यह राक्षस एक विशाल इलाके में अकेला रहता है, जिससे यह लंबी शिकार के लिए एकदम सही था। सबसे पहले इसका इस्तेमाल अभ्यास के लिए करने से वह दूसरों को मार गिराने और अंक हासिल कर सकता था। यह सब कहने के बाद शिकारी और शिकार अब आमने सामने थे। मुख्य उपभोक्ता ने झपट्टा मारा, यह सोचते हुए कि उसमें एक संगमरमर था। यह सब कहने के बाद उसने अपनी सारी क्षमताएं ताकत और फुर्ती में केंद्रित करने के लिए एक अनोखे कौशल का सहारा लेने का फैसला किया, ताकि इस नए दुश्मन को जितनी जल्दी हो सके मार सके। चाम्युयुक ने अपनी सहनशक्ति में कमी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक ही वार में लड़ाई खत्म करने के प्रति आश्वस्त था। लेकिन ठीक उसी समय युवक सतर्क हो गया, क्योंकि राक्षस ने खुद को फिर से व्यवस्थित किया और एक शक्तिशाली लात मारी, जिसने उसके भयंकर पंजों का मुकाबला किया। चौड़े सिर वाले राक्षस ने कोरियाई वोल्वो को पछाड़ दिया था। हमारे नायक, जिसने आखिरकार जीव के तेज झपट्टे वाले हमले को देखा था, महसूस किया कि यह उसकी बढ़ी हुई फुर्ती थी जिसने उसे एक घातक वार से बचने दिया। युवक ने महसूस किया कि जीव की चाल को रीसेट होने में कुछ समय लगा, और अगर सीधा संपर्क होता तो वह उसे खत्म कर देता। नायक ने फैसला किया कि कौशल रीसेट होने से पहले उसे खत्म कर देगा। यह देखकर कि उसका हमला सफल नहीं हुआ, उसने मान लिया कि वह पर्याप्त तेज नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि उसे एक हमले को रोकना पड़ा, और बस ऐसे ही शिकारी ने राक्षस की पूंछ का वार सहा, जिसने उसे कुछ फीट दूर फेंक दिया। फिर भी इस गलत गणना ने युवक को राक्षस की पूंछ की शक्ति को मजबूती से पकड़ने दिया। इससे उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका अनूठा कौशल सुअर जैसे कंगारू को हराना था। यह सब कहने के बाद वह कुचलने वाली मौत से बच गया, और कुछ ही देर बाद खुद को राक्षस के ठीक ऊपर पाया। फिर जीव ने दहाड़ लगाई और खुद को संभाला और अपनी विशाल पूंछ घुमाई। फिर भी वार करने के लिए जाते समय नायक कहीं नहीं मिला। तभी युवक ठीक उसके पीछे प्रकट हुआ।
उत्परिवर्ती प्रतिक्रिया करने की कोशिश में एक कठिन स्थिति में था। फिर भी शिकारी अच्छी तरह जानता था कि जीत पहले ही हासिल हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने पंजों का उपयोग करके राक्षस के सीने को चीर दिया, जिससे वह खून खांसने लगा और चिल्लाने लगा। और जैसे ही युवक ने अपनी एक्सटेंशन को राक्षस में मजबूती से गाड़ दिया, उसका शव बेजान हो गया। नायक ने अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की। अब जब जीव मौत के जबड़े में गिर गया था, यह सब कहने के बाद हमारा नायक जमीन पर लेट गया और अपनी हथेलियों को आकाश की ओर बढ़ाया, यह सोचते हुए कि उसने भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा आसानी से जीत कैसे हासिल की। चामुयुख ने पाया कि लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, यहाँ तक कि पतली चमड़ी वाले राक्षस के लिए भी। युवक ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसके दोस्त के नाखूनों ने उसके कौशल के साथ साथ उसके द्वारा राक्षस के लिए हासिल किए गए आंकड़े और वह चीज जिसे वह हासिल करना चाहता था उसे और भी अधिक शक्ति देगा। बस ऐसे ही भाग्यशाली शिकारी अब राक्षस के कोर के कब्जे में था। इसे खाने पर उसने पाया कि यह एक गोब्लिन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट था। नायक तब इस बात से चकित रह गया कि उसकी ताकत 0.16% कैसे बढ़ गई थी। इससे वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी कमाई 6 गोब्लिन कोर के संयुक्त वृद्धि के बराबर थी। अब जब उसके हाथ में वस्तुएं थीं, तो सामान्य प्रशासक ने बताया कि हमारे नायक द्वारा लाए गए कोयलों से टेलबोन, लिवर और टेंडन की संख्या 190 अंक थी। इससे युवक प्रसन्न हुआ, क्योंकि लगभग 1 महीने तक राक्षस का शिकार करने के बाद उसने कुल 29,450 अंक हासिल किए थे। उसने अपने दैनिक कोयलो हत्याओं के अनुपात को कुल 360 तक बढ़ाते हुए जारी रखा। कोर के प्रभाव ने भी उसे प्रसन्न किया, क्योंकि यह किसी अन्य जैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचना शुरू किया कि यह प्राणी जो गोब्लिन से छोटा था, लाभदायक था और बेहतर अंक प्राप्त करने वाला था, उसे उस दानव ने बाधित किया जिसने उसे बाहर जाने के लिए कहा, अगर उसके पास अपनी दुकान में करने के लिए कुछ और नहीं था। लेकिन नायक ने पुष्टि की कि उसके पास अभी भी कुछ काम था। चिढ़कर पंख वाले जीव ने मान लिया कि युवक सिगरेट खरीदने जा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी किराया अग्रिम भुगतान करने की इच्छा सुनी, तो उसने उसे इस खराब निर्णय के लिए बुलाया, क्योंकि ये अप्रत्याशित समय थे। भले ही युवक के पास पैसे थे। फिर शैतान ने उससे पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए, तो युवक ने खुलासा किया कि वह खुद को जबरन शिकार से कैसे दूर रखेगा। इस खुलासे ने प्राणी को चौंका दिया, जिसने बताया कि उसे कार्य से बचने के लिए कुल 10 शून्य अंक देने होंगे। नायक को जिद करते देखकर उसने उसे याद दिलाया कि पहला जबरन शिकार कितना फायदेमंद हो सकता है, और तब भी वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। ताकत हासिल करने के बावजूद इस हिम्मत की कमी ने शैतान को बहुत हंसाया, जिसने युवक की इच्छा पूरी की, यह दावा करते हुए कि पीछे हटना भी एक योजना माना जा सकता है। ठीक उसी तरह किराया और जुर्माना एक साथ चुका दिया गया था। शियाओ मुहुक बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह शायद जबरन शिकार में कमजोर राक्षसों को मारकर बहुत अच्छा गियर हासिल कर सकता है, और अगर किस्मत उस पर मेहरबान हुई तो स्किल रिंग भी मिल सकती है। फिर भी उसे जीवित रहने के लिए इससे बचना था। पहले शिकार की तरह हमारे नायक को उन सभी प्रतियोगियों का सामना करना पड़ता जो एक समूह द्वारा समर्थित थे, जो उसकी आय और जीवन को खतरे में डाल सकते थे। युवक ने पहले शिकार से सभी का ध्यान भटकने के दौरान अंक हासिल करने के लिए कबीलों और गिल्डों के शिकार क्षेत्रों में घुसपैठ करने की भी योजना बनाई थी, यह देखते हुए कि स्किल रिंग और गियर की प्रभावशीलता के बावजूद अंक हमेशा अधिक संभावनाएं खोलेंगे। नायक को यकीन था कि उसने सही फैसला किया है जब वह घर लौटा, लेकिन अंदर क्या था यह देखकर वह सदमे में रह गया। जैसे ही उसके गुरु जमीन पर पड़े थे, शियाओ जल्दी से अपने गुरु की जांच करने के लिए दौड़ा। आदमी ने बताया कि उसे कुछ थप्पड़ लगे थे। यह कहकर शिष्य ने अपने गुरु को एक आरामदायक स्थिति में स्थापित करने के लिए दौड़ लगाई, इससे पहले कि वह उनसे अपराधियों के बारे में पूछे। जिसने गुरु को पीटा था वह पार्क हुनसु नाम का एक आदमी निकला, जो नायक का एक परिचित था, जिससे वह यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद मिला था। पार्क हुनसु, जिसने खुद के लिए कुछ अंक अर्जित करने के लिए नायक का उपयोग करने की कोशिश की, निश्चित रूप से गुरु से संपर्क नहीं करता अगर वह अपनी चरम स्थिति में होता। जब हिंसा के पीछे का कारण पूछा गया तो शिक्षक ने बताया कि कुछ गिल्डों ने एक अभियान दल का गठन किया था, जिन्हें उससे कुछ खुफिया जानकारी की आवश्यकता थी। चूंकि इस महाद्वीप के कई क्षेत्र अज्ञात थे, उन्हें उजागर करने से बड़ा भाग्य मिलेगा। यही कारण है कि उसे पीटा गया, क्योंकि उसके पास एक अज्ञात क्षेत्र की जानकारी थी। इसने युवक को भ्रमित कर दिया, यह देखते हुए कि बदमाश आसानी से उससे अनौपचारिक रूप से पूछ सकता था। फिर भी गुरु ने पुष्टि की कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, यह देखते हुए कि वह खुफिया जानकारी का एक कमजोर
कमजोर स्रोत था और उसका स्थान ज्ञात था। इससे पहले कि वह अपने छात्र के दयालु स्वभाव की ओर इशारा करे, इससे चामयुक को बहुत गुस्सा आया। गुरु ने फिर छात्र से उस आदमी के साथ किसी भी सीधे मुकाबले से बचने के लिए कहा जो उसके लिए आ सकता था, यह देखते हुए कि उसे पहली बार में कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन क्रोधित ने समझाया कि एक नौसिखिए के रूप में वह पुराने निवासियों द्वारा मारा नहीं जा सकता था, जिसका अर्थ है कि उसे डरने का कोई कारण नहीं था। फिर भी शिक्षक को सुनने पर, जिन्होंने अपने आंकड़ों के कारण पिटाई का सामना किया था, उन्होंने दावा किया कि बदमाश अभी भी उसके लिए बहुत मजबूत था। उन्होंने दावा किया कि वह मुकाबले की तलाश नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहेगा। बाद में जंगल में घूमते हुए हमारे नायक को एहसास हुआ कि उसने जिन कौशलों को लगातार इस्तेमाल किया था वे थोड़े मजबूत हो गए थे। वह यह भी बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे अपने स्वास्थ्य और सहन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि यह शिकार एक लंबा होगा। यही कारण है कि उसने अपने आंकड़ों को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ध्यान खींचा। नायक अब एक इंद्रधनुषी सांप का सामना कर रहा था, एक शानदार जंगल राक्षस जिसकी आंखें, जहर और त्वचा को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। हमारा नायक अपने मांस का उपयोग अपने लिए भोजन के रूप में या अन्य राक्षसों को लुभाने के तरीके के रूप में भी कर सकता था। वह अपनी यात्रा की शुरुआत में इस राक्षस से मिलने पर विशेष रूप से चौंक गया था। यह कहने के साथ प्राणी सतर्क हो गया। डरा हुआ सरीसृप कोरियाई वोल्वेरिन पर चार्ज किया, केवल हमारे नायक के लिए एक धक्का दिया जिसने राक्षस के ऊपरी जबड़े पर हमला किया, और बस ऐसे ही इंद्रधनुषी सांप मारा गया था। चामुयुकी ने भविष्यवाणी की कि यदि वह अधिक महंगे राक्षसों के सामने आता है जो मारने में आसान थे, तो वह अनुमान से अधिक अंक अर्जित करेगा, और इसलिए उसने पहले शिकार के समाप्त होने से पहले इस क्षेत्र को राक्षसों से साफ करने का फैसला किया। जल्द ही युवक ने एक बार फिर अपना लड़ने का रुख अपनाया, क्योंकि वह अब एक गोलम का सामना कर रहा था। राक्षस और इंसान के आमने सामने होने पर सन्नाटा छा गया। गोलम पहला हमला करने वाला था, जिसने एक ऐसा शक्तिशाली मुक्का मारा जो जमीन को कुचल सकता था, लेकिन त्वरित नायक जमीन के पीछे छिपने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वह अपने शक्तिशाली गोब्लिन नाखून का सहारा ले और पत्थर के विशालकाय को काट डाले। बस ऐसे ही कोरियाई वोल्वेरिन ने एक और जीत हासिल की थी। मतलब यह चीज मैंने उस मॉन्स्टर से ली थी और ये 3-0 पॉइंट में बिक गई। हमारे हीरो को समझ आ गया कि यह जगह नए लोगों के लिए तो सोने की खान है। उसे अपने फैसले पर और अपने अनोखे स्किल पर भी खुशी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे 12-0 से ज्यादा पॉइंट मिले थे। हमारा हीरो मजे से जनरल एडमिनिस्ट्रेटर का हैरान चेहरा याद कर रहा था। काश वो उस पल को हमेशा के लिए कैद कर पाता। लेकिन जब उसने सोचा कि यह जंगल एक बड़े क्लैन की प्रॉपर्टी है और आइवरी बेकार है, क्योंकि सब एक ही समस्या का सामना कर रहे थे, तो उसे अचानक कुछ सुनाई दिया। हीरो ने तुरंत अपने पंजे बाहर निकाल लिए। इस बात से हैरान था कि कोई उसके नोटिस किए बिना उसके पास कैसे पहुंच गया। उसके पंजे बाहर निकले देखकर जो भी छिपा था वह और दिलचस्प हो गया। चिया मुहुयक, जो अपनी कमाई से बहुत ज्यादा विचलित था, को एहसास हुआ कि 13 राउंड में एक और प्रतियोगी ने पहला शिकार छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से एक पहला साल का था। यह देखकर कि केवल नए लोग ही इस जंगल की ओर आकर्षित हो रहे थे, युवा आदमी ने सोचा कि उसे लड़ाई के लिए अपने आंकड़े फिर से व्यवस्थित करने चाहिए। लेकिन जैसे ही युवा आदमी ने घुसपैठिए से बात करते हुए अपनी आवाज उठाई और उसे बाहर आने के लिए कहा, तभी झाड़ियों से एक लाल बालों वाली लड़की अचानक निकली। हाथ में खंजर लिए उस महिला को देखकर हीरो उसे अच्छी तरह याद कराया। दरअसल महाद्वीप पर उसके पहले 7 दिनों के दौरान जब वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, एक जंगली कुत्ते जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया था। वह और अन्य नए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और हमारा हीरो तो खास तौर पर डर गया था। लेकिन तभी उसने कुछ दिलचस्प देखा। वह महिला, जिससे उसे नाम जानने का मौका नहीं मिला था, फिर भी उसने उसे बहुत अच्छी तरह से बुलाया। घबराहट की हालत में वह अकेली ही राक्षसों का सामना करने वाली थी। जहां बाकी लोग लड़ने से बहुत डर रहे थे, वह अकेली ही आगे खड़ी थी। शर्मिंदा हीरो उन लोगों में से था जो भाग गए थे। लड़की को हिट करने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वे दोनों पहले साल के थे। उसे एहसास हुआ कि वह उसे याद नहीं करती, जैसा कि उम्मीद थी। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अकेला है, तो हीरो ने एक संदिग्ध जवाब भी दिया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। महिला जानना चाहती थी कि वह इन शिकारगाहों में कब से था, लेकिन हीरो ने फिर से जवाब देने से इनकार कर दिया और यह बताया कि वे एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ थे, इसलिए उन्हें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। और यह कहने के बाद महिला ने कहा कि वह पूर्व की ओर शिकार करेगी और वह पश्चिम का ध्यान रखेगा।
इससे पहले कि वह उसे उसके इलाके में प्रवेश न करने की चेतावनी दे। चामहुयक, वह लड़की जो एक्स मेन की प्रशंसक निकली, ने हीरो से पूछा कि क्या वह फ्रेंचाइजी से प्रेरित होकर अपना हथियार चुन रहा था। नकली वुल्वरिन ने पुष्टि की कि उसने इसे केवल इसकी प्रभावशीलता के लिए चुना था, जिससे लड़की को हंसी आ गई क्योंकि वह सच को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इस प्रतिक्रिया से युवा आदमी थोड़ा शर्मा गया। यह कहने के बाद उसने उसे शुभकामनाएं दी और अपने रास्ते चली गई, उसे चिढ़ाते हुए। चियामुहियक इस बात से नाराज था कि एक लड़की ने झाड़ियों से बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाया और उसके रवैये की शिकायत करते हुए उसने सोचना शुरू कर दिया कि यह देखकर कितना राहत भरा था कि उनकी बातचीत शांति से समाप्त हुई। हमारे हीरो ने यह भी तय किया कि वह नजर रखेगा, यह देखते हुए कि एक संभावित विश्वासघात अभी भी सवालों के घेरे में था। लेकिन उसकी देवदूत जैसी हंसी को याद करने पर युवा आदमी फिर से शर्माने लगा। फिर भी उसने खुद को संभालने और किसी भी अन्य रुकावट से पहले शिकार करने का फैसला किया। शिकार करना उसके लिए अपने दिमाग को खेल में रखने और जल्दी से अपना काम पूरा करके घर लौटने का सबसे अच्छा तरीका होगा। थोड़ी देर बाद हीरो ने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी लगातार थकान के कारण उसे कितना दोगुना प्रयास करना पड़ रहा था। एक सफल दिन के बाद जंगल से बाहर निकलते हुए इससे उसे एहसास हुआ कि सुविधाजनक सहयोगी कितने उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले कि वह सोचे कि लड़की भी अकेली लग रही थी जिसने उसे उत्सुक छोड़ दिया, यह देखते हुए कि उसे अपने कौशल के सेट के साथ एक अच्छी गिल्ड में प्रवेश करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वह उसकी एकांत के पीछे के कारण के बारे में सोचने लगा, उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया, यह दावा करते हुए कि वह तुरंत वापस जाएगा ताकि वह भोजन कर सके और आराम कर सके। इस सीरीज को यहीं खत्म करूंगा। इस सीरीज के चैप्टर डेली चैनल पर आया करेंगे। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।